तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से। और कमेंट में लिख देना यार कैसे हो तुम लोग, क्योंकि मैं तो नहीं जान पाऊँगा कि कैसे हो तुम लोग। तो जैसे भी हो, अ, अगर पढ़ने के मूड में हो तो आ जाओ, हो जाए एक बार और। तो आज आज जैसे 3 लेक्चर्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं। 14 लेक्चर तुम लोग के पास पहुंचने वाला है। ये 5th लेक्चर है। और इसमें क्या है कि पिछले लेक्चर तक हमने, जैसे जो लेक्चर मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है उसमें अभी क्या होगा, हीट टेम्परेचर मैंने बता दिया कि कैसे कैसे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं प्लांट्स में, कि अगर हम उसे हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसे लो टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होगा, ये सब मैंने बात की थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि बिहेवियरल अडेप्टेशन कैसे करते हैं प्लांट्स। ओके, तो क्या प्लांट में अचानक होता है, जैसे कि मान लो अचानक से विंटर आ गया, अचानक से समर आ गया, तो प्लांट उस समय क्या अडॉप्ट करेंगे। वही चीज़, द सेम थिंग वी हैव टू स्टडी नाउ। ये बिहेवियर अडेप्टेशन दो तरीके का हो सकता है। या तो वो जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो या तो माइग्रेशन करेंगे या तो सस्पेंशन करेंगे। माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन को कहा जाता है कि प्लेस एस्केप। अगर देखो, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग इंडिया, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे, वो चाहते थे कि हिंदू हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो चले गए इंडिया छोड़ के पाकिस्तान। और फिर इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसी तरह से क्यों, तो क्या हुआ, जो इंडिया के मुसलमान थे वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान में। तो इसी को माइग्रेशन कहते हैं। दिस टर्म इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब जो चीज़ हमारे लिए अनफेवरेबल है उसे हम छोड़कर कहीं और चले गए, तब तक के लिए जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। अब ये तो अलग बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए पता नहीं कब फेवरेबल कंडीशन आएगी, लेकिन फ़िलहाल टॉपिक समझते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, ये दोनों तो तुम लोग जानते ही होगे। चलो देखते हैं क्या होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में प्लेस का एस्केप होता है अनफेवरेबल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि कहीं पे हीट ज़्यादा है तो कुछ जो पक्षी होते हैं, जैसे कि हमने सुना है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं कोटा में आते हैं, बहुत सारे पक्षी इलाहाबाद में आते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे या तो ठंड ज़्यादा है या तो गर्मी ज़्यादा है, इसीलिए वो एस्केप करके आते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, आर्कटिक टर्न। ओके, ये एक्चुअली अंटार्कटिका में रहती है ये पक्षी। और अंटार्कटिका में जब विंटर्स के समय, जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और आ जाते हैं यहाँ इंडिया में। और इंडिया में रहते हैं तब तक जब तक कि यहाँ पे विंटर रहती है। फिर जब यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे विंटर ख़त्म हो जाता है, जब यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, तो ये वापस हज़ारों किलोमीटर तय उड़ के और वापस चले जाती हैं अंटार्कटिका। इसी तरह से साइबेरिया की एक पक्षी, साइबेरियन क्रेन। ओके, ये तो बर्ड्स की बात हो गई। अगर मैमल्स की बात करें तो एक कैरेबियन होता है। इसके अलावा बाइसन, वो भी एक मैमल है, वो भी माइग्रेट कर जाते हैं सब। और सैल्मन फ़िश के नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये जो है सैल्मन फ़िश एक फ़िश है जो कि माइग्रेट कर जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब होता है टाइम एस्केप। ओके, टाइम एस्केप क्या होता है कि जब हम जैसे कोई एक अनफेवरेबल टाइम है और हम उस अनफेवरेबल टाइम को झेल नहीं पा रहे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम प्लेस एस्केप कर पाएँ या हम एरिया एस्केप कर पाएँ या फिर हम माइग्रेट कर पाएँ सिंपल टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली वो एरिया नहीं छोड़ते। हम वहीं उसी एरिया में किसी एक ऐसी जगह पे, किसी एक ऐसी महफूज जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका मेटाबॉलिज़्म लो रहता है। और कुछ जैसे कि सिंपल सांस लेने की प्रक्रियाएं वो कर पाते हैं और भी कुछ चीज़ें कर पाते हैं।
तो ये बस जानो कि मेटाबॉलिज्म उनका लो होता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं टाइम स्केप या सस्पेंशन। ये टाइम स्केप या सस्पेंशन 3 प्रकार का होता है, जैसे कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज। तो तीनों के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं हम हाइबरनेशन की, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन थोड़ा सुनना, ध्यान से सुनना। हाइबरनेशन को क्या कहा जाता है? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, जैसे कि पोलर बियर का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई पोलर बियर है, वो पोलर रीजन्स में रहता है, तो वहाँ पे जब विंटर आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -30 -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वो, जैसे कि मैंने बताया, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन वो उस समय काम करना बंद कर देता है, तो वो क्या चला जाता है? विंटर स्लीप में चला जाता है कुछ 6 महीनों के लिए। अब बात करते हैं एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन को कहा जाता है समर स्लीप। जैसे कि एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग जो ठंड होती है, ठंड से, जैसे कि समर जब तक चलता है और जब तक बारिश नहीं आती है तब तक वो स्लीप में चला जाता है। विंटर ख़त्म हो गई और समर शुरू हो गया, तो उसके बीच में जो 4 to 5 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स का गैप है, उसी में वो समर स्लीप में चला जाता है। अब बात करते हैं डायापॉज़ की। डायापॉज़ एक ऐसी स्टेज है जो डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बोलूँ, जैसे कि स्पोर्स ऑफ लोअर प्लैंक्टन्स, मतलब कुछ गति करने वाले जीव जो हैं उनके कुछ स्पोर्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम का केस हमने देखा था। प्लाज्मोडियम जो है अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन करता है। ओके, इंसिस्टेशन एक्सिस्टेशन हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बायो 12th। और जो प्लैंक्टन्स कुछ होते हैं, जो प्लैंक्टन्स मतलब एनिमल्स, और प्लैंक्टन्स मतलब गति करने वाले, तो गति करने वाले एनिमल्स जो हैं कुछ सस्पेंडेड डेवलपमेंट में चले जाते हैं। और सीड डॉर्मेंसी हम सभी जानते हैं, जो कि एब्सिसिक एसिड द्वारा किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला लिख लो। सेलाजिनेला में क्या होता है कि जब ये मॉइस्ट जगह पाता है तो ये खिला खिला रहेगा, इसके फूल खिलेंगे बहुत अच्छे, गुलशन गुलशन। और जब ये सूखी अवस्था में चला जाता है तो इसकी जो स्टेज है वो बिल्कुल सिकुड़न वाली हो जाती है। ओके, इसका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। वही सेम चीज़, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ओके, और फिर से जब ये मॉइस्ट जगह पा जाता है तो फिर से ये वापस ग्रो करने लगता है। ओके, तो ये थी बात तीनों की, सस्पेंशन की। सस्पेंशन में यानी कि टाइम स्केप में हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज की। ठीक, सीड डॉर्मेंसी का एक और केस हम ले सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, वो जैसे कि मॉइस्ट में है। ओके, मॉइस्ट में है मतलब वो जब तक बरसात का मौसम रहेगा तभी तक रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि घास जो है, अगर हम घास को छिल दें तो वो गर्मियों में नहीं बढ़ते, वो बरसात में बढ़ते हैं। ओके, तो जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक घास नहीं बढ़ेंगे। ओके, या फिर जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा तब तक घास नहीं बढ़ेंगे। तो तब तक वो क्या करते हैं, तब तक वो डायापॉज की स्टेज में चले जाते हैं। ओके, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता, मतलब बारिश नहीं आ जाती, तब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो उनके सीड जो, यानी सीड या स्पोर होते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ओके, जब हम बात कर रहे हैं जू प्लैंक्टन्स की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जू प्लैंक्टन्स, तो जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन्स ऑफ कोर्स, तो अलग अलग जू प्लैंक्टन्स के आधार पे कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ जू प्लैंक्टन्स होते हैं विंटर स्लीप में जाते हैं, कुछ प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि समर स्लीप में जाते हैं। प्लैंक्टन्स से समझना, प्लैंक्टन्स मतलब मूविंग एनिमल्स। ओके, मूविंग थिंग्स कह सकते हैं। तो जू इसमें लगा दिया तो अपने आप वो एनिमल हो गया। ओके, तो जू प्लैंक्टन्स की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ जू प्लैंक्टन्स जो हैं वो विंटर स्लीप में जाते हैं तो उन्हें हाइबरनेशन में कहा जाएगा। कुछ जू प्लैंक्टन समर स्लीप में जाते हैं तो उसे एस्टिवेशन कहा जाएगा। कुछ विंटर समर दोनों में जाते हैं तो उन्हें डायापॉज में कहा जाएगा। ओके, फिर एनसीईआरटी में एक लाइन है, एनसीईआरटी कहती है कि कहाँ तक हम टॉलरेट कर पाते हैं ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। और बस इतना ही कह के एनसीईआरटी चुप हो जाती है।
लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर एक्सप्लेनेशन दी अपनी, और इसे कहा जाता है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है क्या, इसका ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, शायद एनसीईआरटी में नहीं है ग्राफ। आपको एक ग्राफ मिलेगा, वो मिलेगा कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स के बीच में, कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स और पार्शियल कन्फर्मर्स में। ओके, तो वो पार्शियल रेगुलेटर्स में, तो वो आपको देखना है। रुकिए मैं देता हूँ, देखिए तो ये पार्शियल रेगुलेटर्स का ग्राफ है। तो देख रहे हैं, ये रेगुलेटर्स हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स है और कन्फर्मर्स है, लेकिन पार्शियल कन्फर्मर्स नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ओके, या फिर जब हम आएंगे इस टॉपिक पे तब हम चर्चा कर लेंगे। एक्चुअली मैंने बता दिया है आप लोगों को कन्फर्मर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं। कन्फर्मर्स वो होते हैं जो कि स्टीनोथर्मल और स्टीनोहलाइन होते हैं। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो यूरोथर्मल और यूरोहलाइन होते हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में रेगुलेटर्स वो होते हैं जो हर तरीके की सिचुएशन को रेगुलेट कर देते हैं, चाहे वो साल्टिविटी का केस हो, चाहे वो टेम्परेचर का केस हो। कन्फर्मर्स वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो कुछ हद तक तो कन्फर्मर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन बाद में वो रेगुलेटर्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि कुछ टाइम तक तो वो उनका ग्राफ बिल्कुल कन्फर्मर्स की तरह जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो कुछ टाइम तक ना तो मतलब अपनी एक स्टेज तक, ओके, एक टेम्परेचर तक, जैसे कि एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल पे दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि इंटरनल लेवल में वो जैसे कि उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की बात करें, इंटरनल लेवल की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल लेवल को हमने टेम्परेचर से डिनोट किया है, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ। ओके सॉरी, नहीं लिख सकता। तो अगर हम एक्सटर्नल लेवल को टेम्परेचर से डिनोट करते हैं और इंटरनल लेवल को बॉडी के अंदर की एक्टिविटी या बॉडी के अंदर के टेम्परेचर से डोनेट करते हैं, या कह सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है इस बात पे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उसका इंटरनल लेवल कुछ बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो कन्फर्मर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और धीरे धीरे वो रेगुलेटर की तरह कार्य करने लगा। रेगुलेटर मतलब कुछ टेम्परेचर तक तो वो किसी भी तरीके के सैलिनिटी और टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो हर तरीके के टेम्परेचर और हर तरीके की सैलिनिटी को कंट्रोल कर पा रहा है। अगर और टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल कन्फर्मर्स की तरह हो जाती है, मतलब आगे जाके वो डेड कर जाएगा। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो एक सेकेंड। तो क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ समय तक तो कन्फर्मर्स की तरह कार्य करेंगे, कुछ समय तक पार्शियल रेगुलेटर्स की तरह कार्य करेंगे, लेकिन टेम्परेचर अगर हमने और बढ़ाया और हमने टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो ये इनका ग्राफ फिर से जाके ऐसे हो जाएगा और ये फिर से कन्फर्मर्स के साथ पैरेलली अरेंज्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे ये डेड हो जाएंगे। यहाँ वाला पॉइंट इसको लिख दो, डेड। ओके, सो दिस वाज ऑल। ओके, तो ये था शेल्फर्ड लॉ, शेल्फर्ड नहीं, ये शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस नहीं है, ये मैंने सिंपल वो ग्राफ बताया है जो कि सिंपली है किसके किसके बीच, टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में। ओके, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है, शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होती है। मतलब कहने का क्या है कि छोटी टेम्परेचर में कम पॉपुलेशन होगी, लार्ज टेम्परेचर में बहुत कम इन्वायरमेंट होगी, जो मॉडरेट टेम्परेचर है उसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो बस सिंपल सी बात यही है। ओके, तो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इसकी बात हम कर चुके हैं, यूरोथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरोहलाइन, स्टीनोहलाइन। ओके, हम जानते हैं कि 1% जो एनिमल्स होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। 100% ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो कन्फर्मर्स हैं, और लगभग 99% ऑफ द लगभग 99% ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं,
वो कन्फर्मेंस हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे मेजर एबायोटिक फैक्टर की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना छोड़ते हैं। 15 मिनट हो गया है, ये लगभग 16 मिनट का ये वीडियो जाएगा, क्योंकि कुछ बोलना भी है आप लोगों को कि देखो यार, ये जो मैं ऑडियो बुक बना रहा हूँ ना, इसे आप केवल सुनो नहीं, ओके, और बार बार सुनो। ओके, इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, जो चीज़ जो है कोटा में लगभग 10 लेक्चर्स में पढ़ाई जा रही है, वो मैं आपको कंडेंस करके कितने लेक्चर्स में दे रहा हूँ मैं। जैसे एक लेक्चर वहाँ पे होती है 60 मिनट की, मैं आपको 20 मिनट के 5 वीडियोस डाल चुका हूँ। तो क्या होगा, 100 मिनट का हो गया, मतलब लगभग एक लेक्चर के बराबर यहाँ पे कार्य हो चुका है। तो 8 लेक्चर की चीज़ मैंने आपको एक लेक्चर में दे दी है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इस बात पे मत रहना कि मैंने कुछ छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बस आपको मेरे लेक्चर्स में से इसे ढूंढ ढूंढ के निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, आपको बहुत आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स के नोट्स लेने होंगे, जिस पे मैं स्ट्रेस दूंगा उस पे आपको नोट्स लेने होंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और मैं वादा करता हूँ कि जितना एक कोटा में बैठा हुआ बच्चा बायोलॉजी में स्कोर कर रहा है, उतना आप भी स्कोर करोगे। बस फॉलो करो एनसीईआरटी। कोई दिनेश, रमेश, सुरेश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लो इसे। ओके, और ध्यान से सुनो, ध्यान से करो, आराम से टॉप करोगे।